आप ये बताइए कि एलएलबी से लेके एडवोकेट तक की जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है, और इस जर्नी में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमको कोई जान नहीं पा रहा था कि हमको कोई कार्य दे नहीं रहा था। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में रही। ये लगभग चुनौती हमारे जीवन में 1 से 1.5 साल के तक बनी रही। ओके, तो आपको कार्य मिलना फिर शुरू कैसे हुआ? कार्य मिलने के भी पीछे एक बड़ा मज़ेदार किस्सा इसका है। क्योंकि जब मैं जहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, हमें ज्ञान तो मिल रहा था लेकिन कार्य नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए अब पैसे भी इतनी इनकम हो नहीं पाती थी, हाई कोर्ट से कोई सीनियर पैसा देता नहीं था। और मजबूरी में या फिर तो हम घर चले जाते अपना सब बोरिया बिस्तर समेट के, या फिर हम यहीं रह जाते। तो हम एक चीज़ मन में ठान के आए थे जब भी हम लखनऊ आए थे कि हमें भीख मांग के गुजारा भले करना पड़े लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। चाय का स्टॉल हमने शुरुआत की। एक चेला अपने यहाँ से लेके आया, उसको चाय का स्टॉल लगवाया। हम भी वहाँ पे खड़े होते थे। मैंने उसका नाम रखा हुआ था एलएलबी चाय वाला। अरे क्या बात है। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन कैसा था आपके इस इनिशिएटिव पर? घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या पढ़ा लिखा के इसको कर रहे हैं, इतना एलएलबी करवाए हैं और ये इस तरीके के चाय के स्टॉल लगा रहा है, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी समाज में, लोग क्या कहेंगे, उनका लड़का गुप्ता जी का लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का सामना हमें बहुत बुरी तरह, रिश्तेदार भी कह रहे थे वहाँ गए हैं वकालत करने, यहाँ पे चाय का ठेला लगा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में सुनने को मिली। जैसे कि शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये तो चाय का ठेला लगा रहे हैं, तो उस समय आपको बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ होगा। तो जब आपको पहला केस मिला और उससे जो पैसे मिले उसके बाद सबका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन बहुत अच्छा रहा उसके बाद, क्योंकि एक तो रिलेशन का केस था। तब रिलेशन के केस में कोई अगर हम कुछ काम करवा देते हैं तो उसमें और ज़्यादा ओहदा जो है बढ़ जाता है। तो जब मैंने काम उनका कराया तो लोगों की नज़रों में, रिश्तेदारी में तो एक बात फैल गई कि अरे फलाने के लड़के ने काम करा दिया, फलाने के लड़के ने वहाँ उच्च न्यायालय में बैठा है, अब कोई दिक्कत होगी तो उससे हम बात करेंगे। जी, तो उस समय आपको काफ़ी खुशी हुई? जी जी। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करिए कि मुझसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, मैंने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं। जी जी। और अब समय आया है देने का, तो मैं उससे जब मांगता हूँ तो मुझसे वो कहता है कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर आगे कोई डेट दे देता है कि ऐसे वो डेट बढ़ाता जाता है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन डेट वो आगे बढ़ाता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ और उससे कहता हूँ नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए, तब वो कहता है कि नहीं मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। तो इस सिचुएशन में एक इंसान अपना पैसा कैसे निकाले? इसके लिए तो आप लीगल नोटिस भेजिए। बहुत सारे होते हैं जो सामने वाला भी नहीं लड़ना चाहता, नहीं जेल जाना चाहता है, तो वो भी वो दे देगा पैसा आपका, लीगल नोटिस भी आपको दे देगा। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके जरूर भैया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका TSS के एक और ख़ास एपिसोड पर। और आज के इस स्पेशल एपिसोड के जो हमारे गेस्ट हैं वो है अनुराग जी, जो कि वर्तमान समय में लखनऊ हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट कार्यरत हैं। तो बिना किसी देरी के अनुराग जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भैया ने बताया कि मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में 3 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, LLB तो सब लोग ज़्यादातर कर लेते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट तक पहुँचे हैं, वो भी लखनऊ के हाई कोर्ट में। आप वर्तमान समय में एज ए एडवोकेट हैं। आप ये बताइए कि LLB से लेके एडवोकेट तक की जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है, और इस जर्नी में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी ज़रूर। LLB करने के बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि LLB जब हम कर रहे थे हमें जानकारी नहीं थी कि LLB करने के बाद क्या क्या रास्ताएं हैं, कहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें इतना भी नहीं पता था कि LLB करने के बाद रजिस्ट्रेशन होता भी है कि नहीं होता है। इन सब जब हमारा LLB कंप्लीट हुआ तो इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे हमें सब जगह से प्राप्त हुई। तो मेरा एक सपना रहा कि मैं राज्य के सबसे बड़े न्यायालय में एज अधिवक्ता के रूप में कार्य करूं। तो यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में हमारा कोई जानने वाला था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ कैसे भी करके यहाँ पे बड़ी मशक्क़त करने के बाद यहाँ पे एक सीनियर साहब मिले हमें, और उन्हीं के थ्रू हमारा हाई कोर्ट में आना जाना फिर हुआ। ओके। तो आपको कार मिलना फिर शुरू कैसे हुआ? कार मिलने के भी पीछे एक बड़ा मज़ेदार किस्सा इसका है। क्योंकि जब मैं जहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, हमें ज्ञान तो मिल रहा था लेकिन कार्य नहीं मिल रहा था।
तो उसके लिए अब पैसे भी इतनी इनकम हो नहीं पाती थी, हाई कोर्ट से कोई सीनियर पैसा देता नहीं था। तो इसके लिए हमने एक चाय का स्टॉल लगवाया। चाय का स्टॉल हमने शुरुआत की, एक चेला अपने यहाँ से लेके आया, उसको चाय का स्टॉल लगवाया, हम भी वहाँ पे खड़े होते थे। मैंने उसका नाम रखा हुआ था LLB चाय वाला। अरे क्या बात है। मैंने तो फिर इसका कहीं कुछ लोगों को द्वारा समर्थन भी प्राप्त हुआ और कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी हमें मिला कि ये नाम आप नहीं रख सकते, ये अपना जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हैं उसका ये मतलब उसके खिलाफ है ये। तो फिर हमने LLB उसका हटा के केवल चाय वाला कर दिया। फिर धीरे धीरे से हम इसमें थोड़ा सा पैसा इनकम किए, तो अपना जीवन मतलब क्षेत्र में विजिट करना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, सोशल मीडिया पे अपना एक अच्छा खासा सिस्टम बना लिए उस पर। तो हमें उसके थ्रू थोड़ा बहुत काम हमें मिलना प्राप्त हुआ। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आप भी चाय के ठेले पे कभी कभी खड़ा हुआ करते थे, तो आपको एम्बैरेसिंग फील नहीं हुआ कि आप LLB करके अब चाय के ठेले पे खड़े हो रहे हैं? वो चीज़ हमें कभी फील इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे पास पैसे का कोई स्रोत नहीं था, और मजबूरी में या फिर तो हम घर चले जाते अपना सब बोरिया बिस्तर समेट के, या फिर हम यहीं रह जाते। तो हम एक चीज़ मन में ठान के आए थे जब भी हम लखनऊ आए थे कि हमें भीख मांग के गुजारा भले करना पड़े, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने LLB नाम से एक चाय का ठेला लगाया था, तो आपके घर पे इस बात का पता था कि नहीं पता था? हाँ, घर पे पता था, लेकिन घर वाले सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा होता है जब लड़का LLB कर लेता है, लड़की LLB कर लेती हैं, तो घर वाले चाहते हैं कि इसको हमने LLB करवा दिया, कल को ये पैसे लेके कोर्ट से आएगा। अब शुरुआती दौर में कोर्ट से कोई पैसा सीनियर देता नहीं है उसमें, तो हमें जो कुछ करना स्वयं से करना होता है, घर से पैसा मांग नहीं सकते, कोर्ट से मिलता नहीं है। तो मजबूरी में ये सब मजबूरी कराती, ये सब मजबूरी में ही नए नए आइडियाज़ की खोज करते हैं, नया सेटअप डालते हैं, हम लोग करते हैं कि मतलब जैसे जीवन यापन अपना चले और घर में कुछ 4 पैसे दे सकें। अच्छा, घर वालों का रिएक्शन कैसा था आपकी इस इनिशिएटिव पर? घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या पढ़ा लिखा के इसको कर रहे हैं, इतने LLB करवाए हैं और ये इस तरीके के चाय के स्टॉल लगा रहा है, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी समाज में, लोग क्या कहेंगे, उनका लड़का गुप्ता जी का लड़का ये कर रहा है वो कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का सामना में बहुत मतलब बुरी तरह, रिश्तेदार भी कह रहे थे वहाँ गए हैं वकालत करने, यहाँ पे चाय का ठेला लगा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में सुनने को मिली। ये तो वाकई एक बहुत मतलब बड़ी बात है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ रही थी, आपको कोई केस भी नहीं मिल रहा था, आपने एक चाय का स्टॉल लगाया और जो घर वालों का रिएक्शन था वो भी सही नहीं आ रहा था, रिश्तेदारों का रिएक्शन था वो भी सही नहीं आ रहा, तो आपने अपनी मानसिक स्थिति को कैसे मतलब उस समय डेवलप किया? आप तो काफ़ी मतलब ये सोचते होंगे हर तरफ से मेरा विरोध हो रहा है, तो आपने कैसे हैंडल की वो सब चीज़ें? विरोध तो हर जगह से हो ही रहा था, लेकिन एक दिल में एक जुनून था कि कुछ ना कुछ एक ना एक दिन तो हमें करना ही है। और लखनऊ जैसे बड़े शहर में पहचान भी अपनी कोई नहीं थी, इतने बड़ी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते थे कि घर वाले हमें खर्चा पानी भेजेंगे इस क्षेत्र में। और एक बात हम भैया आपको बता दें कि जो वकालत है, लोग कहते हैं ये फर्स्ट जनरेशन की नहीं है, वकालत जो है सेकेंड जनरेशन की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वकालत के क्षेत्र में जब व्यक्ति कोई आता है सामने, तब उसको शुरुआत में केसेस नहीं मिलेंगे, शुरुआत में जान पहचान नहीं होगी, शुरुआत में आप पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड होता है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो लोग पीछे वाला बैकग्राउंड जो होता है, हमारे पिताजी रहे हों, हमारे बाबा जी रहे हों, कोई अगर इस क्षेत्र में रहता है शुरुआत से, तो उस पर लोग विश्वास करते हैं, उसको लोग केस देते हैं, उसका एक नाम होता है। हम लोगों का क्या है कि अब नए जनरेशन की जो वकालत है, फर्स्ट जनरेशन की, उसमें लोग विश्वास नहीं करते हैं, और फिर एज भी इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं होती है कि तत्काल लोग केस देना शुरू कर दें। ओके, ये तो आपने सही कहा कि एक बैकग्राउंड अगर होता है तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथ और इजी हो जाती हैं। जी जी। आपने कहा था कि शुरू में आपको एक भी केस नहीं मिला था, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको पहला केस कौन सा मिला और कब मिला था? पहले केस की बात करें, उसमें भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है इसका। हमारे रिलेटिव हुई हमारी बुआ जी का केस में मिला हुआ था, मोटर क्लेम का केस था। तो फूफा जी को एक्सपायर हुए लगभग 20-22 साल हो चुके थे, और उनका पैसा फंसा हुआ था मोटर क्लेम का। यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में उसकी एक याचिका चल रही थी, वो ऑर्डर भी उसमें हो गया था, लेकिन ऑर्डर होने के बावजूद भी उससे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जब हमें सबसे पहले तो केसेस तो मिल नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, घर में ही हाथ पैर मारा जाए, घर में ही लोगों को थोड़ा समझाया जाए। तो सबसे पहले मैंने बुआ से बात की, उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर हमने सबसे पहले बुआ का ही अपने मामला लेके मोटर क्लेम का उसमें ऑर्डर करा के, जो हो गया था उसका ऑर्डर कॉपी निकाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगाया, जाके वहाँ पर
तो वहाँ उसका उनका जब पैसा प्राप्त हुआ तब वहीं मेरा शुरुआती केस रहा, उसी से हमारी जो इनकम हुई। ओके, अच्छा, तो पहला केस आपको आपकी बुआ जी का मिला था? जी जी। तो इसमें आपको जो इनकम हुई थी वो इनकम पाके आपको कैसा लगा था, और घर वालों का रिएक्शन कैसा था? कि जैसे कि शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये तो चाय का ठेला लगा रहे हैं, तो उस समय आपको बहुत मतलब एम्बैरेसिंग फील हुआ होगा। तो जब आपको पहला केस मिला और उससे जो पैसे मिले उसके बाद सबका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन बहुत अच्छा रहा उसके बाद, क्योंकि एक तो रिलेशन का केस था, तब रिलेशन के केस में कोई अगर हम कुछ काम करवा देते हैं तो उसमें और ज़्यादा ओहदा जो है बढ़ जाता है। तो जब मैंने काम उनका कराया तो लोगों की नज़रों में, रिश्तेदारी में तो एक बात फैल गई कि अरे फलाने के लड़के ने काम करा दिया, फलाने के लड़के ने मतलब वहाँ उच्च न्यायालय में बैठा है, अब कोई दिक्कत होगी तो उससे हम बात करेंगे। जी, तो उस समय आपको काफ़ी खुशी हुई? जी जी। उससे हमें एक बात बताना चाहेंगे, उससे हमें केवल सिर्फ 5,000 की इनकम हुई थी, और उसमें भी हमने भी लिया था कुछ और अपने सीनियर को भी दिया था। ओके, क्या बात है, आपने तो पूरी बात ही बता दी कि कितना पैसा मिला था। अच्छा, अभी आप जब वर्तमान समय में लखनऊ हाई कोर्ट में हैं जी एज ए एडवोकेट, अब आपके मम्मी पापा का और रिश्तेदारों का कैसा मतलब रिएक्शन है आपके प्रति? मम्मी पापा का भी बिहेवियर बदला, क्योंकि शुरुआत में तो ताने और गालियाँ और मतलब सब कुछ मिलता था। तो लेकिन जब मम्मी पापा से कोई आता है, जैसे हम घर पे होते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तब 4 लोग देखते हुए पता होता है कि अब भैया वहाँ हाई कोर्ट से आ गए हैं, यहाँ घर पे हैं, तो आते हैं, पापा से मिलते हैं, भैया से बात करा दीजिए, भैया से मुलाकात करनी है। मैं कभी कभी मतलब 10 बजे तो 10:30 सोता रहता हूँ, तो मतलब नीचे पापा फ़ोन करेंगे या आए मिलने के लिए, तो उनको भी एक आंखों में चमक उनके रहती है कि हाँ कोई घर में परिवार में ऐसा आ गया है कि मतलब उससे लोग मिलने के लिए, 4 बातें करने के लिए, अपनी परेशानी सुनाने के लिए इंतज़ार करते हैं उस चीज़ का। तो उनके मम्मी को भी खुशी मिलती है कि जब उनसे कहते हैं अपने बेटे से कह दो ज़रा ये वाला काम करवा दें हमारा, या रिश्तेदार फ़ोन करते हैं मम्मी को, अनुराग से कह दो ये वाला काम करवा दें। तो ये सब चीज़ें जब देखने सुनने को मिलती हैं तो बहुत उनको भी अच्छा लगता है। और 4 लोग पापा जाते हैं जब हमारे क्षेत्र में जैसे निकले तो कोई कार्य होता है, मतलब कहते हैं कि अच्छा वो वकील साहब के पिताजी हैं, तो बहुत अच्छा ऐसा सुनने में लगता है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ तक का जो आपका लाइफ का सफ़र रहा है, इस सफ़र ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, तो कोई 2 सबसे महत्वपूर्ण सीखें आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पहले सीख हमारे जीवन में यही रही कि इंसान को सफल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं लाइफ में तो घर परिवार रिश्तेदार दोस्त जितना जो कुछ है आपका सब आपसे नफ़रत करेगा, कभी सम्मान नहीं देगा आपको। अगर आप सफल हो जाते हैं तो जो आपके दुश्मन भी हैं वो भी आपसे आके नमस्कार करेंगे, और घर परिवार दोस्त यारी तो फिर अपने हो ही जाते हैं। और दूसरी सीख दूसरी सीख मैं कहना चाहूँगा कि किसी पे विश्वास मत करिएगा। अगर आपने किसी पे विश्वास किया, अगर आप उस पर पूरा निर्भर हो गए तो आपको ज़रूर मतलब नुकसान देगा वो चीज़। काफ़ी दर्शक ये जानना चाहते होंगे, जैसे कि आपकी जो एडवोकेट की जर्नी रही है, तो बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे इस क्षेत्र में आना हो तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि अगर कोई एडवोकेट के प्रोफेशन में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है। जी ज़रूर। मैं अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई भी लड़का या लड़की क्षेत्र में आना चाहता है तो वो उसका अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो LLB करके आ सकता है। अगर उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, वो अगर इंटर में है भी, तो वो BA-LLB के थ्रू भी एडमिशन ले सकता है किसी लॉ कॉलेज में। और इसके लिए आप मतलब एक अगर कंपटीशन के अच्छे मतलब तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, क्लैट के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन अच्छे कॉलेजों में ले सकते हैं। हम लोगों का जो LLB रहा वो वैसे ही प्राइवेट कॉलेज से, बहुत अच्छा नामी कॉलेज तो नहीं था, ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज से हमारा LLB कंप्लीट हुआ। और LLB करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद अब तो इंटरव्यू भी हो गया, स्टार्ट कर दिए हैं, बार काउंसिल ने इंटरव्यू के लिए बोल दिया है कि इंटरव्यू अनिवार्य है इसके लिए। और LLB के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा बार काउंसिल में, फिर इंटरव्यू दीजिएगा, उसके साथ में फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है, अब उसको भी क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। ओके जी। अच्छा, LLB तो मतलब बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन LLB करने के बाद इसे एज ए करियर मतलब कैसे चूज किया जाए? मतलब इससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, LLB करके बैठ जाते हैं, लेकिन इसे एज ए करियर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी ज़रूर। LLB करने के बाद मैं अगर करियर बनाने की बात करें तो लाइफ में इसके लिए कम से कम 5 से 7 साल आपको देने पड़ेंगे।
LLB करेंगे उसके बाद आपको 7 साल ऐसे चाहिए कि आप दिन रात एक कर दें, आप मेहनत करें, लोगों से मिलना करें, आपके पास जितना अधिकार क्षेत्र हो आपका जुडिशरी का, उस क्षेत्र में जाके विजिट करें, लोगों से मिलना हो गया। सब कुछ करने के बाद आपको एक अच्छा खासा सिस्टम जब आपका बनकर तैयार हो जाएगा तब आपके करियर की अच्छी शुरुआत हो जाएगी। ओके, मतलब आपको कांटेक्ट बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे इसके। जी और कांटेक्ट संघर्ष तो करना पड़ेगा 6-7 साल तक जी, तभी सफलता आपको इसमें मिलेगी। जी कांटेक्ट का तो बहुत ज़्यादा योगदान है। जितना अधिक कांटेक्ट हमारा रहेगा लोगों से उतने अधिक हमारा काम बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा, हमारा मतलब शोहरत बढ़ेगी, लोग जानेंगे तभी जुड़ेंगे। और एक बात बता दें कि ये जो केसेस आपको मिलना स्टार्ट होंगे वो आपको कोई अननोन नहीं देगा। वो आपके घर परिवार के होंगे, वो आपके रिलेटिव होंगे, वो आपका दोस्त होगा, वो आपके कहीं ना कहीं संपर्क वाले ही होंगे जो आपको केसेस देंगे। और कोई व्यक्ति अननोन व्यक्ति आके अननोन ज़िले से आके या अननोन से कोई आपको केस कभी कोई नहीं देगा। इसके लिए हमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा अपने कांटेक्ट बनाने हैं, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, लोगों को मतलब अच्छी राय देना है, अच्छी सलाह देना है, अच्छे मतलब लीगल उनको हेल्प करनी है, उनकी निःशुल्क जो हम लोग कर सकते हैं वो सभी चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे एक समाज में अच्छा मैसेज आता है, उसके थ्रू लोग हमसे संपर्क करेंगे। जी ओके। अच्छा अनुराग जी, बहुत सारे दर्शकों का और बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनका एक क्वेश्चन है जी, जो उन्होंने मतलब स्पेशली मुझसे कहा था कि अगर आप जो एडवोकेट हाई कोर्ट में है उनका इंटरव्यू करो तो उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, तो आप इसका ज़रा जवाब दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को एक क्लियरिटी मिल जाए इस पे। जी, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करिए कि मुझसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, मैंने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं जी, और अब समय आया है देने का, तो मैं उससे जब मांगता हूँ तो मुझसे वो कहता है कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, फिर आगे कोई डेट दे देता है कि ऐसे मतलब वो डेट बढ़ाता जाता है। वो मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन डेट वो मतलब आगे बढ़ाता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मतलब मैं वहाँ जाता हूँ और उससे कहता हूँ नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए, तब वो कहता है कि नहीं मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। तो इस सिचुएशन में एक इंसान अपना पैसा कैसे निकाले? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। ये बहुत लोगों की समस्या है कि लोग पैसा ले लेते हैं, पैसा मांग नहीं पाते, फिर मांगते हैं तो उनको गाली देते हैं, धमकाते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने का भी लोग प्रयास करते हैं बाद में, बड़ी रकम जब कोई होती है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो ये तो सच है कि मतलब पैसा हम जब किसी को देंगे तो अपने जानने वालों को ही देंगे, लेकिन जानने वाले कब बुरे बन जाएं ये चीज़ का अंदाज़ा हमें नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम किसी को जब हम कभी कोई पैसा देते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उससे एक चेक ले लूँ। कोई पैसा हम दे रहे हैं 10,000, 5,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी अमाउंट बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हम उससे एक सादी चेक ले लें, उसका साइन करा के वो चेक हम मतलब अपने पास रख लेते हैं। जब पैसा देता हो तो ठीक है, नहीं अगर हमारा पैसा दे रहा है तो वो चेक हम चेक के थ्रू पैसा अपना निकाल सकते हैं। अगर वो उसके बाद भी पैसा नहीं निकल पा रहा है कि उसने मतलब बैंक को स्टॉप करवा दिया या उसके खाते में पैसा नहीं है, तो उस पर हम चेक बाउंस का मुकदमा भी कर सकते हैं कि हम उतना अमाउंट अपना भर के जितना उसको दिया है हमने भर के मतलब बैंक में लगाई और बैंक ने मना कर दिया कि इसके खाते में पैसा नहीं है, उसने बैंक को मतलब खाते को स्टॉप करा दिया है, तो मैं चेक बाउंस का उस पर मुकदमा चला सकता हूं। अगर वो चलो कोई किसी कारणवश आपने चेक नहीं लिया है या अपने लोग हैं तो आप लेकिन लेना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को, तो फिर अगर पैसा नहीं दे रहा उसके लिए आप लीगल वे में अगर आते हैं तो फिर आप उसको एक लीगल नोटिस भेजिए। आप उसको एक मतलब कि अपने अधिवक्ता द्वारा, जो आपके अधिवक्ता हों उनके द्वारा एक लीगल नोटिस उनको भेजिएगा और उसमें लीगल नोटिस में उनका पूरा विवरण दे दीजिएगा, कितना पैसा आपने दिया, किस डेट को दिया, कितना समय हो गया है, आपने किस उद्देश्य से पैसा दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस उद्देश्य से हमने सामने वालों को पैसा दिया था। तो ये सब चीज़ें दर्शाने के बाद में आप लीगल नोटिस भेज दीजिएगा। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का उसका समय होता है। 15 दिन समय कंप्लीट होने के बाद अगर नहीं उसका कोई जवाब आ रहा है तो आप उसके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं
आप सिविल सूट रिकवरी के लिए, पैसा रिकवरी के लिए अभी उसको फाइल कर सकते हैं। मुकदमा भी आप जब दर्ज कराएंगे उसमें तो 420 धोखाधड़ी आपके और सारे सेक्शन हैं। अब वो तो सब चेंज हो गए हैं, 420 आपका हो गया, 419 हो गया, 467 हो गया, ये सब सेक्शन उसमें लगते हैं। और साथ में बीएनएसएस एक्ट हो गया कि पहले तो भारतीय न्याय मतलब भारतीय दंड संहिता के थ्रू होता था, लेकिन अब बीएनएसएस आ गया। तो उसमें आपको 316, 318, 320 और 300 सेक्शन 321 सेक्शन 321 में चेंज हो गया है सब अब, तो उसके थ्रू भी आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं मुकदमा के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मुकदमा करेंगे तो बहुत लंबे समय तक चीज़ें खिंच जाएंगी, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू थोड़ा जल्दी पैसा निकाला जा सके? इसके लिए तो आप लीगल नोटिस भेजिए। बहुत सारे होते हैं जो सामने वाला भी नहीं लड़ना चाहता, नहीं जेल जाना चाहता है, तो वो भी मतलब वो दे देगा पैसा, आपका लीगल नोटिस पे ही आपको दे देगा। और नहीं दे रहा तो आप फिर आपको मजबूरी में ही आपको उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये जो कानूनी कार्रवाई ये सब होते हैं लघुवाद होते हैं, इनको बोलते हैं लघुवाद। ये लगभग 2 साल तक चलते हैं, मिनिमम 2 साल आपको चलाने पड़ेंगे ये। अच्छा, मिनिमम 2 साल है, मैक्सिमम क्या है इसका कोई? मैक्सिमम तो फिर पैरवी पे है, लगभग में हो जाता है, लगभग मिनिमम 2 साल में लगभग कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जब नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजने के बाद अगर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा तो उस पर मुकदमा चलेगा तो उसके खिलाफ फिर उसके मतलब सम्मन जाएगा, सम्मन पे भी उपस्थित नहीं तो उसके खिलाफ वारंट हो जाते हैं, वारंट हो जाएंगे, वारंट में उसको आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कैसे अपना पैसा निकालें। एक और इस पे क्वेश्चन रेज होता है कि किसी को पैसा दें तो किन किन बातों का ध्यान रखें जब उसको पैसा दें तो? पैसा देने के पहले मैं यही कहना चाहूँगा सब लोग सावधानी बरतें। पैसा जब भी दीजिए तो आप ऑनलाइन माध्यम से भेजिए, ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर ऑफलाइन माध्यम से बाइक कैश देते हैं, अगर कैश दे दिए उसको तो उसके पास आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। अगर वो भी कैश भी दे रहे हैं तो आप एक लिखा पढ़ी के साथ में स्टाम्प पे वो चीज़ें लिख सकते हैं। स्टाम्प लेके उसमें सब चीज़ें नोट करा लीजिए, उसमें साइन करवा लीजिए, नोटरी करवा के उसका पूरा बाकायदा उसके माध्यम से आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि पैसा हमने आप उसको दिया है। ओके, मतलब एक प्रूफ कम से कम आपके पास होना चाहिए। अच्छा, जैसे मुकदमा मान लो 2 साल तक चला तो क्या उसमें मतलब जो हमारा पैसा है वो इंटरेस्ट के सहित मिलता है क्या? हाँ, इंटरेस्ट के साथ भी मिलेगा आपको। पहले आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके साथ में आप इंटरेस्ट का भी उसमें हो जाएगा, जितना पर 6% के हिसाब से 8% जो कोर्ट तय करेगी उतना आपको इंटरेस्ट के साथ में भी पैसा मिलेगा। अच्छा, जब आप मुकदमा करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट का मतलब लिखना पड़ता है या फिर वो ऑलरेडी मतलब वो होता है? वो चीज़ें आप जब अपना मतलब जिसमें आप भेजते हैं, अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, उसमें तो चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं कि हमारा इतना पैसा इतने दिन हो गया है और ये हमारे मतलब इतना मतलब लीगल वे में जब जाएंगे तो इतना % ब्याज के साथ में हमको, और प्लस साथ में अधिवक्ता का खर्च, हमारा आने जाने का वे, ये सब इंक्लूड करके आप उसको कोर्ट में जब आप पेश करेंगे तो कोर्ट उस पर विचार करके उसका जो निर्णय होगा तय करके दे देगी। अच्छा, मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनका और जवाब दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा है अभी तक का? सबसे सुंदर पल हमारे जीवन में ये रहा कि लोगों को जब बदलते हुए हमने देखा, लोगों को अपने प्रति सम्मान प्यार पाते हुए देखा, तो हमें बहुत अंदर से खुशी हुई। हमारे मतलब मम्मी पापा को जब लोग बोल लेते हैं अरे वकील साहब के मतलब पिताजी, वकील साहब की माताजी, तो ऐसा बोलते हैं, तो वो सब पल जो हम सुने समझे देखे तो वो पल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। एक और क्वेश्चन है, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पैसा या फिर सच्ची दोस्ती? अब इसमें तो सब है पैसा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, दोस्त है, अपने रिश्तेदार, दोस्त यारी, घर परिवार सब है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई आपसे बोलेगा नहीं, 4 लोग आपसे मिलने नहीं आएंगे, 4 लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। आप समाज में जाएंगे, अभी रिश्तेदारी में जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि भैया बैठिए। आपके पास पैसा है, आप लंबी गाड़ी से जाते हैं तो आपको पूछेंगे आइए भैया बैठिए, स्वागत है आपका। वही लोग जो आपको कभी मतलब देखना नहीं पसंद करते होंगे वो आपको कहेंगे अरे ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये हमारे मतलब मामा का लड़का है, ये हमारे मतलब क्या है, सब ऐसे बातें करेंगे। फिर अगर आपके पास पैसा है, अगर आप किसी पद पे हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ज़रूरी, क्योंकि पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, पैसा तो जीवन में महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पैसा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने वो पल देखे हैं कि जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम संघर्ष कर रहे थे और लोगों का बिहेवियर देखे हैं कि पैसे बदला है। लोग यहाँ तक कि हमारे पता नहीं क्या क्या हमारे खिलाफ
समाज में फैला दिए या हमारे खिलाफ परिवार में बताए कि उनका लड़का ये कर रहा है, उनका लड़का वो कर रहा है, कैसे पैसा पैदा कर रहा है ये भी बताए। लेकिन हमें जो मतलब जितनी भी गालियाँ मिली, जितनी बदनामियाँ मिली, ये सब सुनने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आई कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। कहते हैं पैसा हर गलती मतलब छिपा देता है। क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए और हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट से स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए शुक्रिया जी। तो अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है और इस तरह के और आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे।